हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने मीनिंग ऑफ बैंक, डेफिनेशन ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा और मेन फंक्शन ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था जमा राशि स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। सेकंड, प्रोवाइड लोन, ऋण प्रदान करना। सब्सिडरी फंक्शन, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, टू इशू द पेपर करेंसी। साख पत्रों का निर्गमन करना, टू इशू क्रेडिट नोट, टू इशू क्रेडिट नोट। साख पत्रों का निर्गमन करना। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, टू मेक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सेफ, और टू अरेंज फॉरेन करेंसी। यह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एजेंसी संबंधी कार्य। फंक्शन ऑफ बैंक एज एजेंट। एजेंट के रूप में बैंक कौन कौन से कार्य करता है, उन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है धन का हस्तांतरण करना, टू ट्रांसफ़र द मनी। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, यह कार्य एक एजेंट का होता है और बैंक भी खाता धारक के लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो उसके आदेश के अनुसार एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में मनी को ट्रांसफ़र करता है। सेकंड फंक्शन इसका है ग्राहकों का रुपया एकत्रित करना, टू कलेक्ट द कस्टमर मनी। जैसा कि हम अपने अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शन में पढ़ चुके हैं कि हम अपने विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के माध्यम से क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, उधार लेन देन करते हैं और उनको बैंकों में जमा कर देते हैं और धनराशि प्राप्त कर लेते हैं, या फिर अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देते हैं और बैंक एक निर्धारित समय के बाद उनकी धनराशि को कलेक्ट करके अपने कस्टमर के खाते में जमा कर देता है। तो ग्राहकों की धनराशि को एकत्रित करने का कार्य भी बैंकों का है वर्तमान समय में। टू कलेक्ट द कस्टमर मनी, सभी जगह से धनराशि को एकत्रित करना और कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना, यह बैंक का कार्य है, जिसके बदले में वह अपना सर्विस चार्ज, सुविधा शुल्क रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारा है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, टू पे द मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, या फिर अकाउंट होल्डर। जो खाता धारक है उनकी ओर से बैंक धनराशि का भुगतान करता है। जैसे हमने चेक द्वारा भुगतान किया, तो चेक देने के बाद भुगतान करने का कार्य बैंक का होता है। वह चेक की कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे चेक हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग वह उसका पेमेंट करता है। यदि ऑर्डिनरी चेक है तो बाई हैंड उसका पेमेंट कर दिया जाता है, और यदि क्रॉसिंग चेक है तो रिसीवर के अकाउंट में धनराशि को डिपॉजिट किया जाता है और उसके माध्यम से वो पेमेंट कर देता है। दूसरा हमारा पेमेंट करने का जो सोर्सेज है वो है बैंक ड्राफ्ट। हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि को भेजते हैं, और यह सुविधा भी हमें वर्तमान समय में बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा है अंश तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, टू, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है, टू सेल द शेयर एंड सिक्योरिटीज़ लिखा है, टू परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल द शेयर एंड सिक्योरिटीज़। जब खाता धारक अपनी धनराशि का विनियोग अंशों तथा ऋणपत्रों के माध्यम से करना चाहता है, तब वह बैंकों के माध्यम से अपने अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। अंशों का क्रय करने के लिए वह बैंकों द्वारा
भुगतान कराता है तथा प्रतिभूतियों को बेचकर, अंशों को बेचकर धनराशि को कलेक्ट कराता है, जिसके बारे में हम पहले से भी पढ़ चुके हैं कि धनराशि का भुगतान करना और धनराशि को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, ये दोनों ही कार्य बैंक के हैं। तो बैंक अपने ग्राहकों की ओर से शेयर और सिक्योरिटीज़, जिसमें डिवेंचर्स आते हैं, उनके क्रय विक्रय का कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वित्तीय सलाह प्रदान करना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एडवाइस। एक अच्छा सलाहकार बैंक माना जाता है, एक अच्छा एडवाइज़र होता है। हम अपने फ्यूचर प्लानिंग में बैंकों की सलाह लेते हैं और उनके माध्यम से अपनी धनराशि का विनियोजन करते हैं, उसे इन्वेस्ट कराते हैं और उनकी सलाह से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। तो वित्तीय सलाह प्रदान करने का कार्य भी बैंक का है, वह हमें उचित एडवाइस दे सकता है। अगला है सूचनाओं तथा आंकड़ों को एकत्रित करना, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड डाटाज। जो आवश्यक सूचनाएं हैं जिनका संबंध बैंक से है, व्यापारिक जगत से है और एक सामान्य व्यक्ति के सामान्य जीवन से है, उन सभी सूचनाओं को कलेक्ट करना, उनके आंकड़ों को एकत्रित करना और उन्हें प्रोवाइड कराने का कार्य बैंक का है। जैसा कि हम समय समय पर देखते हैं कि डिपॉजिट पर कितनी ब्याज दर है, लोन पर कितनी ब्याज दर है, होम लोन पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सभी के बारे में डिस्कस करना हम बैंक के द्वारा डिस्कस करते हैं और जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन हैं, जो डाटाज हैं, उन्हें हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है बैंकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। वर्तमान समय में बैंकों का क्या महत्व है, वह भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। बैंक हमारे पूंजी निर्माण में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो कैपिटल शब्द है यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये है CAPITAL, कैपिटल। हमारी पूंजी की मात्रा में वृद्धि करना, यह भी करने में बैंक हमारा सहायक होता है। आप जानते हैं कि जब हम बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो छोटी छोटी धनराशि हमारी धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती हैं और विद इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वैल्यू हमारी बहुत बड़ी बनती है और फ्यूचर में हमारे काम आती है। तो पूंजी निर्माण में वृद्धि करने में सहायक होता है बैंक। सपोज दैट हमने बैंक में पर मंथ 1000 रुपये डिपॉजिट करने का एक प्लान बनाया है, एक योजना ली है, एक अकाउंट हमने ओपन किया है और यह प्रक्रिया हमारी 5 ईयर तक चलनी है। और 5 ईयर तक चलने के बाद आपको पता है कि हम 1 साल के अंदर अपने अकाउंट्स में 12,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे। 5 साल में हम अपने खाते में लगभग 60,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे और विद इंटरेस्ट लगभग 12,000 रुपये हमें इंटरेस्ट के यदि रिसीव होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास 72,000 रुपये की हमारी एक बड़ी अमाउंट बनती है। यह धनराशि हमारी डिपॉजिट की जितनी बड़ी होती जाती है, उतनी ही हमारी कैपिटल भी बड़ी होती जाती है। तो इस प्रकार हम 1,000 रुपये को 72,000 रुपये में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हमारा बैंक सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय धन का सदुपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल वेल्थ। जो हमारा राष्ट्रीय धन है उसका एक उचित उपयोग करने में बैंक सहायक होता है। राष्ट्रीय धन आप जानते हैं, राष्ट्रीय धन क्या है? वह धन जिस पर हमारे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, वह हमारा राष्ट्रीय धन होता है और उसका एक यूटिलाइजेशन करना, उसका एक अच्छा उपयोग करना,
जैसे हमने कहा हमारे पेड़ पौधे वन हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे कृषि की उत्पादन क्षमता है, वह सब हमारा राष्ट्रीय धन कहलाता है। और इसमें इसका सही उपयोग करना, जैसे आपने कहा कि वनों के माध्यम से, वनों के द्वारा कई व्यापार हमारे ऐसे हैं जो वनों पर निर्भर हैं और इन्हीं की सहायता से वो चलते हैं। नदियाँ, इनके माध्यम से भी हमारे कुछ व्यापार इन पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब का एक सही उपयोग करना, दुरुपयोग को बचाते हुए, वह इस सब प्रक्रियाओं में बैंक सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि देश का आर्थिक विकास उसके नागरिकों के विकास से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति का विकास होना देश का विकास होने माना जाता है। केवल जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट संभव नहीं होता। और इस सब प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं बैंक हमारा सहायक होता है। कैसे सहायक होता है? जैसे आपने इससे पहले पढ़ा है कि पूंजी निर्माण में सहायक होता है। पूंजी की मात्रा बढ़ती है और जैसे जैसे हमारी पूंजी की, हमारी डिपॉजिट की मात्रा बढ़ती है तो हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनते हैं। हमारा रहने सहने का ढंग, हमारा जीवन जीने का ढंग भी परिवर्तित होता है। हमारे व्यापारिक क्षेत्रों का विकास होता है। हमारे शैक्षिक क्षेत्र का भी विकास होता है और यह सब बैंकों द्वारा ही संभव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साख पत्रों का निर्गमन करना, इशू ऑफ क्रेडिट नोट। साख पत्रों के निर्गमन द्वारा भी, साख पत्रों का जो निर्गमन है वह बैंकों द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके निर्गमन की सहायता से हम अपने भुगतान को सेव करते हैं। हम मुद्रा पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं। हम साख पत्रों के माध्यम से भुगतान करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में हमने जाना है कि धनराशि के लेन देन में हम साख पत्रों का प्रयोग करें। चेकों के माध्यम से पेमेंट करें, चेकों के माध्यम से पेमेंट लें, जिससे कि हमारा पेमेंट सेफ हो जाए और आसानी से हम मुद्रा पर डिपेंड ना रहें और कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड ऑफ मनी है वह भी कम हो जाएगी। इसलिए साख पत्रों के निर्गमन के द्वारा हम आसानी से भुगतान कर पाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जीवन स्तर में सुधार, जिसके ऊपर मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे व्यक्ति का आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आते हैं। उसके रहने सहने का, खाने पीने का, पहनने का, बोलचाल का, ये सभी चीज़ों में परिवर्तन पाया जाता है और यह केवल बैंकों के द्वारा ही संभव है। अगला है व्यवसाय की उन्नति में सहायक, हेल्पफुल टू इम्प्रूव द बिजनेस। जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं उन सबको लोन के माध्यम से उनका इम्प्रूवमेंट करने में सहायक होता है बैंक। समय समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें धनराशि लोन के रूप में प्रदान की जाती है। उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि ताकि वो व्यापारिक जगत में एक छोटे से स्टैंडर्ड से एक बड़े स्टैंडर्ड की तरफ चलें। जो हमारे बड़े व्यापार हैं वो होम ट्रेड से फॉरेन ट्रेड की तरफ चलें, वहाँ पर अपना इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप को इंक्रीज़ कराएं, अपना डेवलपमेंट कराएं और इन सब में बैंक हमारा हेल्पफुल होता है। अगला हमारा है मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षा में सहायक, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। जो हमारी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमारी ज़मीन के कागजात हैं, हमारे शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, हमारे भवन के प्रमाण पत्र हैं, भवन के जो आवश्यक प्रलेख हैं,
हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। सोना चांदी आदि हमारी मूल्यवान वस्तुएं हैं और उन सबको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बैंक का है। वह हमें एक लॉकर की सुविधा प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम उन्हें सुरक्षित रखते हैं, जिसके बदले में बैंकों द्वारा कुछ सुविधा शुल्क सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार बैंक हमारी मूल्यवान संपत्तियों की सुरक्षा में सहायक होते हैं। ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइड सर्विस फॉर द कस्टमर और अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर के लिए बैंक प्रत्येक समय तैयार रहते हैं, अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा कि एटीएम की सुविधा प्रदान करना, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, ये सभी सुविधाएं बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं ताकि उनके जो पेमेंट हैं वो सेफ़ हो जाएं, उनके जो कलेक्शन हैं वो सेफ़ हो जाएं और उनके जो बिजनेस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सभी चीज़ों में चेंजेज आए और वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा है सरकार को सहायता प्रदान करना, प्रोवाइड हेल्प टू द गवर्नमेंट। बैंक हमारे सरकार को भी सुविधा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने विकास के कार्यों को आसानी से कर सकें। नेक्स्ट हमारा है साख पत्रों का अधिकतम उपयोग करना, यूज़ ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का अधिकतम प्रयोग करने से कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड ऑफ मनी है वो कम हो जाती है और हम इस पर डिपेंड नहीं रह पाते। यदि हम चेक का यूज़ करते हैं, बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो आसानी से हो जाते हैं और हमें उसके लिए डिमांड ऑफ मनी नहीं रखनी होती। हम उसके बिहाफ पर भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर ले जाते हैं। चेक के द्वारा पेमेंट किया गया, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज से हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए, प्रोमिसरी नोट के माध्यम से हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी, ये हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हैं। इनकी सहायता से हम बिजनेस ट्रांजैक्शन ईजिली कर पाते हैं। अगला है मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाना, टू मेक द इलास्टिसिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम में जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके अंदर दो चीज़ें हमारे ट्रांजैक्शन में पाई जाती हैं, पेपर करेंसी और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। पेपर करेंसी का यूज़ कम करने के लिए हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ज़्यादा ना हो जाए उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है। पेपर करेंसी का यूज़ ज़्यादा ना हो जाए उसे भी हमें कंट्रोल करना होता है और एक प्रॉपर एडजस्टमेंट दोनों के बीच में बनाया जाता है ताकि हमारी जो मुद्रा प्रणाली है वह लोचदार बन सके, उसकी मात्रा में आवश्यकता के अनुसार कमी और वृद्धि की जा सके। यह हमारे लोचदार का मीनिंग है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता के अनुसार उसकी मात्रा में कमी करना या वृद्धि करना लोचदार इलास्टिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन। जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जैसा कि हमने कहा था कि हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो केवल देश की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होती, वह देश के प्रत्येक नागरिक की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जिसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसका हम समय समय पर मूल्यांकन करते हैं और उसके आधार पर ही हमारे देश का विकास इवैल्यूएट होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय निरंतर बढ़ती है तो हम कहते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है, और यदि केवल हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है,
तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा देश एक उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वह सही नहीं है, क्योंकि उसका जो बेस है उनके सिटीजन, जब तक उनकी इनकम इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उनमें इम्प्रूव नहीं होता, तब तक हम नहीं जानते कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक, यह लेसन फर्स्ट, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक और डेफिनेशन ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका फ्यूचर में लाभ उठा सकें। धन्यवाद।